फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म। तो द वर्ड एपोप्टोसिस मींस फॉलिंग ऑफ। एपो इज फॉलिंग एंड टोसिस इज फॉलिंग ऑफ। तो इसका मतलब होता है सेल सुसाइड, सेल की सुसाइड, बट इट इज प्रोग्राम सेल डेथ। इट इज नॉट सेल मर्डर, इट इज प्रोग्राम सेल डेथ। तो जब किसी नॉर्मल बंदे को भी सुसाइड करना होता है तो वो हमेशा प्लान करता है कि गर्दन काटेगा या नस काटेगा या गोली मारेगा या पॉइजन खाएगा। तो वैसे ही सेल सुसाइड इज ऑल्सो प्रोग्राम सेल डेथ। अब एपोप्टोसिस बहुत यूजफुल है, हम सबको पता है फिजियोलॉजिकल कॉजेज होते हैं, जैसे कि एम्ब्रियोजेनेसिस में नॉर्मली हमारी फिंगर्स पहले ऐसी नहीं होती, स्पेसेस नहीं होती, वेब्ड होती है। तो वेब्ड फिंगर्स वी कैन नॉट हैव प्रॉपर फंक्शन विद वेब फिंगर्स, तो उसकी स्पेसेस धीरे धीरे खुलती है। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। वैसे काफी होते हैं, जैसे कि शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम एवरी मंथ, इट इज ऑल्सो एपोप्टोसिस। पैथोलॉजिकल हो गया जैसे डीएनए डैमेज, जो बेसिकली जो सेल हमें जरूरत नहीं होती, जिस सेल की जिसका फंक्शन परफॉर्म हो चुका है ऑलरेडी, या फिर वो सेल जो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं। एपोप्टोसिस तो बेसिकली क्या है? इट इज मेन एम इज टू रिमूव दी अनवांटेड सेल को निकालने के लिए, जैसे कि जो सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर चुका है, या फिर जिस सेल का इतना डीएनए डैमेज हो चुका है कि वो रिपेयर नहीं हो सकता। तो अब हम पढ़ेंगे एपोप्टोसिस के मैकेनिज्म। तो दो पाथवे होते हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक पाथवे को डेथ डोमेन पाथवे भी बोलते हैं। कि एक्सट्रिंसिक क्यों? क्योंकि सिग्नल सेल के अंदर से नहीं आएगा, सेल के बाहर से आएगा। इंट्रिंसिक पाथवे को हम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि जो सिग्नल आएगा वो सेल के अंदर से आएगा। ठीक है, सिग्नल सेल के अंदर से आएगा, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक को डेथ डोमेन पाथवे बोलते हैं। एंड एक्सट्रिंसिक क्यों? क्योंकि सिग्नल सेल के बाहर से आ रहा है। इसके दो फेजेस होते हैं, इनिशिएशन फेज एंड एक्सिक्यूशन फेज। जैसे कि हमने कुछ भी प्लान किया तो पहले इनिशिएट करना पड़ता है उसको, उसके बाद एग्जीक्यूशन होती है। तो वैसे यहाँ पे भी इनिशिएशन फेज एंड एग्जीक्यूशन। इनिशिएशन फेज थोड़ा डिफरेंट होता है दोनों के लिए, एक्सिक्यूशन फेज सेम होता है दोनों के लिए। तो पहले हम एक्सट्रिंसिक पाथवे पढ़ते हैं। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या है? डेथ डोमेन पाथवे। इसमें क्या, सपोज ये सेल है तो यहाँ पे इसका ये आ गया आपका फैस्ट लाइगेंड। अब जब ये फैस्ट लाइगेंड, इसका ये रिसेप्टर, जब ये फैस्ट लाइगेंड फैस्ट रिसेप्टर, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये दूर दूर होते हैं, तो जब ये फैस्ट लाइगेंड इसके पास आ जाएगा तो मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस विल स्टार्ट। और ये क्या है? बाहर से सिग्नल आ रहा है, इसलिए ये एक्सट्रिंसिक पाथवे है। तो जब ये अटैच हो जाएगा तो ये सेल्स, ये जो रिसेप्टर ये दूर दूर नहीं होती है, पास आ जाती है, ऐसे ऐसे बन जाते हैं। और ये ऐसे ऐसे बनके क्या बनाते हैं? डेथ डोमेन कॉम्प्लेक्स। तो जब फैस्ट लाइगेंड अटैच हो गया फैस्ट रिसेप्टर से, तो ये सारे एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं डेथ डोमेन कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से कैस्पेसिस एंजाइम, कैस्पेसिस एंजाइम देखो हर सेल में होते हैं, पर एक ही है कि दे आर ऑलवेज इनएक्टिव। तो जो कैस्पेसिस जो एंजाइम्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल, बट दे आर इन इनएक्टिव फॉर्म। तो जब ये रिसेप्टर के साथ लाइगेंड बाइंड कर देगा तो क्या होगा? ये जो प्रोकैस्पेसिस 8 है, इसको हम प्रोकैस्पेस भी बोलते हैं। इट विल एक्टिवेट प्रोकैस्पेस 8 इनटू एक्टिव कैस्पेस 8। अब ये याद रखना आपने, इसमें 8 है, ई फॉर एक्सट्रिंसिक, ई फॉर 8। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में हमेशा एक्टिवेट कौन सा होगा? कैस्पेस 8। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे पे। इंट्रिंसिक बता दिया, सेल के अंदर से स्टिमुलस होगा, सेल के अंदर से सिग्नल, जैसे कि डीएनए डैमेज हो चुका है। तो जब डीएनए डैमेज हो जाता है, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके जो दो मेम्ब्रेन्स के बीच में एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम सी। तो नॉर्मली ये जो साइटोक्रोम सी होता है, इट रिमेन्स इन दिस मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म में रिलीज नहीं होता है नॉर्मली। बट जब डीएनए डैमेज हो जाता है तो डीएनए डैमेज से जो न्यूक्लियस है वो सिग्नल देता है माइटोकॉन्ड्रिया को टू रिलीज साइटोक्रोम सी, क्योंकि अब हमें इस सेल की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मली साइटोक्रोम सी कहाँ पे है? मेम्ब्रेन्स के बीच में है। अब क्या हुआ? डीएनए डैमेज हो गया। तो जब डीएनए डैमेज हो गया, साइटोक्रोम सी को रिलीज होना है किसमें? साइटोप्लाज्म में। वो कैसे होगा? नॉर्मली ये गेट्स बंद होते हैं, और ये कौन बंद करता है? जो हमारे एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं। कौन से? बीसीएल और बीसीएल-एक्स। ठीक है, तो नॉर्मली ये जो गेट्स बंद होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के, और ये कौन बंद करता है? एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स लाइक बीसीएल एंड बीसीएल-एक्स। ठीक है, अब क्या हुआ? डीएनए डैमेज हो गया, इसने सिग्नल दिया माइटोकॉन्ड्रिया को टू रिलीज साइटोक्रोम सी। तो अब ये जो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स होंगे, दे विल बी रिप्लेस्ड बाय प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स कौन से हुए? जो एपोप्टोसिस कराएंगे। वो कौन से होते हैं? बैक एंड बैक। तो अब ये गेट खुल गए, माइटोकॉन्ड्रिया की परमेबिलिटी बढ़ गई, और अब क्या होगा? साइटोक्रोम सी रिलीज हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, जिसकी वजह से एक्टिवेट कौन सा होगा? कैस्पेस 9। ये याद रखना आपने, इंट्रिंसिक पाथवे में है कैस्पेस 9 और 8 से आप याद रख सकते हैं क्योंकि एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रिंसिक पाथवे जहां पे एक्टिवेट हुआ 9 कैस्पेस, और एक्सट्रिंसिक में 8। अब आ जाइए इसके एक्सिक्यूशन फेज। ये इनिशिएशन फेज था। एग्जीक्यूशन फेज में
अब ये दोनों एक्टिवेट हो गए 9 और 8, ये एक्टिवेट करेंगे किसको, कैस्पेसिस 3 एंड 7 को। उसके बाद और जो कैस्पेसिस है ये भी एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर फर्दर क्या होगा, हमारा अपोप्टोसिस का प्रोसेस विल बी स्टार्टेड। ठीक है, तो दिस आर दी मैकेनिज्म्स अपोप्टोसिस के एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पार्ट पे, इनिशिएशन फेज एंड एग्जीक्यूशन फेज। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू लाइक द वीडियो।